नमस्कार, न्यूज 18 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज 18 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे नामकरण। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी करेंगे अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार करेंगी प्रदान। प्रधानमंत्री 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना में शामिल। सबसे कम समय में तैयार पनडुब्बी वागीर कई उन्नत सुविधाओं से है लैस। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की बैठक का आज होगा औपचारिक उद्घाटन। G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। बैठक में नीतिगत सिफारिशों की जाएंगी तैयार। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने के मसले पर कहा, पोलैंड की तरफ से आग्रह करने पर टैंक देने के लिए तैयार। वहीं जर्मनी ने अपने लेपर्ड टैंक भेजने के यूक्रेन के दबाव का किया प्रतिरोध। हॉकी विश्व कप में टूटा मेजबान भारत का सपना। क्रॉसओवर मैच में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हुई भारतीय टीम। पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड के हाथों मिली 4-5 से शिकस्त। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। इसी पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान दिए जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अब द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का फैसला लिया गया है। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा और इसी तरह ये क्रम जारी रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, 21 जो अनाम द्वीप हैं, जो बड़े बड़े अनाम द्वीप हैं जो अंडमान के, उन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेंगे और उनके कमलों से उद्घाटन होगा। और शाम में इस उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें भक्ति संगीत, राष्ट्र के नाम से राष्ट्रगीत और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सम्मिलित है। दरअसल ये कदम हमारे नायकों के प्रति एक चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी, जिनमें से कईयों ने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति का सम्मान करने के लिए 2018 में द्वीप की अपनी यात्रा के दौरान पीएम द्वारा रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था।
नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। अंडमान और निकोबार से गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज ये जो पराक्रम दिवस है, आज का दिन बेहद अहम, जिस तरह से जो अतुलनीय योगदान है नेताजी का, उससे याद करने का और युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज का ये दिन बेहद अहम है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधाकर दास जुड़ रहे हैं और लगातार कई कार्यक्रम आज पराक्रम दिवस से जुड़े हुए हो रहे हैं। सुधाकर, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से नेताजी का जो अतुलनीय योगदान है उससे हम युवाओं को जागृत करने की तो बात कर ही रहे हैं, वहीं किस तरह से जो आज़ादी का एक हम कह सकते हैं अभिप्राय है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस अलग को नेताजी ने जगाया था, उसे लॉ हम कह सकते हैं 2014 के बाद जिस तरह से दी गई है, वो अपने आप में तारीफ काबिल है। बिल्कुल, देखिए, और आंचल, हम जानते हैं कि नेताजी जैसे महानायकों ने न सिर्फ हमारे देश को आजादी दिलवाई है, बल्कि आज भी वो करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। किस तरह से अगर आपके भीतर साहस है, वीरता है, देश के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके सामने कई रास्ते हो सकते हैं। अगर आप अपना खून देने के लिए तैयार हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र की जिस तरह से उन्होंने सेवा की, राष्ट्र के लिए जिस तरह से उन्होंने जान अर्पित किया, तो आज करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा है। लेकिन हम जानते हैं कि नेताजी जैसे महानायकों का जिस तरह से देश के इतिहास में जगह होनी चाहिए थी, उनके बारे में जिस तरह से युवा पीढ़ियों को बताया जाना चाहिए था, वो बीते कई दशकों में नहीं हुआ था। और हम जानते हैं कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद अब देश बीते 7-8 वर्षों से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे सभी महानायकों के बारे में देश को पता चले, युवा पीढ़ी प्रेरणा ले, तो उसको लेकर काम आगे बढ़ा। हम जानते हैं पराक्रम दिवस मनाना उसी का एक हिस्सा आप कह सकते हैं। हम जानते हैं आज से ही अब जो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम है उनकी शुरुआत आज से ही हो जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। और आज निश्चित तौर पर बेहद ही अहम कार्यक्रम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सीधे पीएम मोदी जुड़ेंगे और वहां 21 जो अनाम द्वीप हैं उनका नामकरण भी किया जा रहा है। और खासतौर से वो परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने देश की विभिन्न लड़ाइयों में अपनी कुर्बानी दी है, असीम वीरता का प्रदर्शन किया है। हम जानते हैं कि पीएम मोदी लगातार इस बात का आह्वान करते हैं कि हमें अपनी इतिहास पर, अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए और ऐसे लोगों की कुर्बानियां देश के सामने आ सके तो पराक्रम दिवस के दिन ऐसे लोगों का पराक्रम भी सामने आ सकेगा। और एक तरह से ये जो देश के अहम इतिहास का हिस्सा बन जाएगा जब 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख सर संचालक मोहन भागवत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता की शहीद मीनार में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। पथिक होने के लिए भी हमारे सामने उनका आदर्श है, सुभाष बाबू का आदर्श है, और गंतव्य के लिए भी उनके आंखों के सामने जो गंतव्य था वही हमारा गंतव्य। हम संघ के लोग तो वही काम करते हैं। इस देश के वैभव संपन्नता के लिए काम करने वाले सब लोगों को हम कहते हैं कि वो संघ का ही काम कर रहे हैं, जो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से भारतवर्ष के परम वैभव संपन्नता के लिए काम कर रहे हैं। भारतवर्ष का विश्व में जो अवदान अपेक्षित है, जिसके बारे में जो अमृत वचन आपने सुना, उसमें स्पष्ट उल्लेख है, सुभाष बाबू ने ही कहा है, वो अवदान भारत विश्व में दे सके ऐसा उसको बनाना। वैभव संपन्न यानी आज की व्याख्या नहीं, अमेरिका भी वैभव संपन्न है, चाइना भी कहता है वो वैभव संपन्न है, ऐसा नहीं। हमारा वैभव क्या है? भौतिकता केवल हमारा
हमारा वैभव नहीं, सब प्रकार की भौतिकता में अग्रणी रहकर भी संपूर्ण दुनिया का गुण वैभव बढ़ाना, संपूर्ण दुनिया में सुख शांति लाना, संपूर्ण दुनिया को स्वातंत्र्य देकर भी समता लाना, उसके लिए आवश्यक बंधुभाव को पैदा करना, ये करने वाला भारत वो वैभव संपन्न भारत है। ऐसा भारत खड़ा करना ये गंतव्य है। सुभाष बाबू ने भी वही बताया अमृत वचन में। भारत क्या है? भारत एक अमर राष्ट्र है। क्यों? भारत का प्रयोजन कभी समाप्त नहीं होता। भारत के होने का जो कारण है प्रकृति में, वो समाप्त नहीं होता। भारत सारी दुनिया को धर्म देता है, रिलीजन नहीं। धर्म एक अलग बात है। संपूर्ण दुनिया को एक रखने वाला, उसको उन्नत करने वाला, सृष्टि के पर्यावरण के साथ उसको चलाने वाला, मानव की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि की उन्नति साधने वाला, इसके लिए आवश्यक संयम, इसके लिए आवश्यक व्यवहार का संतुलन दुनिया को सिखाने वाला जीवन, वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, वो धर्म नित्य आवश्यक रहता है। आज की स्थिति में जो हम देखते हैं, सारी दुनिया भारत की ओर नजर गड़ाकर खड़ी है। उस प्रयोजन को संपन्न करने का समय है। उसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अपना काम है, संघ का काम है। और इसलिए अच्छे पक्के सच्चे हिंदू को हम गढ़ते हैं, क्योंकि ये अगर करना है तो प्रयत्नों की दिशा क्या होगी? कल मेरे हाथ में यहां की एक पुस्तक लग गई, तरुणेन स्वप्न। नेताजी ने कहा है कि 1924 तक मेरे जो विचार है इस पुस्तिका में मैंने संग्रहित किए हैं। और कलकत्ता में 1928 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर साहब भी आए थे और नेताजी और उनकी चर्चाएं हुई थी, उस अधिवेशन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उस पुस्तक में नेताजी ने जो कहा, वो पढ़ के मुझे लगा कि यही तो रास्ता हमारे लिए है, यही तो दिशा हमारी बताई गई है। हम दूसरा क्या कर रहे हैं? नेताजी ने कहा, भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है। वो बांग्ला पुस्तक है, मैंने हिंदी अनुवाद कर लिया उसका। नेताजी कहते हैं, भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है, संसार की सारी समस्याएं भारतवर्ष में विद्यमान है, अतः भारत की समस्याओं के समाधान का अर्थ ही है संसार की समस्या का निराकरण। आज के विश्व को उसके समस्याओं से राहत देकर सुख शांति युक्त नई दुनिया खड़ा करने का दायित्व और उसकी क्षमता भारत में है। भारत को ये करना है, ये सुभाष बाबू बता रहे हैं। लेकिन ये करना है तो क्या करना होगा? हमको कुछ हमारे दुर्गुण छोड़ने पड़ेंगे। वो दुर्गुण क्या है? सारांश में अगर कहना है तो नेताजी कहते हैं, जिस दिन भारत पराधीन हुआ उसी दिन से ही भारत ने समष्टिगत साधना को भूलकर व्यक्तित्व विकास में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है। राष्ट्र को छोड़कर व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं है। इस बात को आज सबको हृदयंगम करना होगा। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत को, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार जो मैदान है वहां पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो नेताजी का पूरा जीवन था वो भारत को समर्पित था, उनका योगदान अतुलनीय है, उनकी तपस्या को आज किस तरह से याद करने का दिन है। और उन्होंने कहा कि जब हम बात धर्म की करते हैं, हम बात करते हैं कि जिस कद पर भारत आज खड़ा है, पूरा विश्व उसे एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक फैसिलिटेटर के रूप में देख रहा है कि समस्याओं का निदान भारत के पास ही है। और आइए अब रुख करते हैं अन्य खबरों का, जो कि नेताजी से ही जुड़ी हुई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा करेंगे। गृह मंत्री आज वहां आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को यहां जिमखाना मैदान में राष्ट्रीय ध्वज
फहराया था और गृह मंत्री भी आज उसी स्थान पर झंडा फहराएंगे। इस मैदान का नाम अब नेताजी स्टेडियम है। गृह मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इवेंट वीक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और नेताजी की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर हर वर्ष इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है ताकि देश की जनता, विशेषकर नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नेताजी की भांति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस का संचार हो। लेकिन देश की आज़ादी में अपना योगदान देने वाले तमाम नायकों को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ऐसे ही महानायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतिहास में दशकों पुरानी भूल को सुधारने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 8 वर्षों में नेताजी की विरासत को सहेजने का काम तो किया ही और साथ ही उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले महानायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आजादी के बाद दशकों तक उनकी जयंती पर रस्म अदायगी ही नजर आती थी, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। फिर वो समय आया जब नेताजी के योगदान को सही सम्मान देने का काम शुरू हुआ। ये साल था 2014 और इस काम को करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 के बाद मोदी सरकार ने कई बड़ी पहल की जिससे नई पीढ़ी आजादी के नायकों के बलिदान को जान पाए। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश की। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। 2015 में भारत सरकार ने नेताजी की सभी 304 फाइलों को डीक्लासिफाइड किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहली बार तिरंगा फहराने के ऐतिहासिक क्षण की 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया। भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार की भी शुरुआत की गई। 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर स्मरणोत्सव मनाने का निर्णय भी लिया गया। 23 जनवरी 2021 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री ने नेताजी पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई। मोदी सरकार का ये लगातार प्रयास है कि युवाओं में देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इसी संदर्भ में 2 अक्टूबर 2022 को संसद में युवा छात्रों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अपने विचार रखे और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। महामना मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर पर भी देश भर से चयनित छात्रों ने लोकसभा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए नेताजी के दृढ़ विचारों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश भर से 80 बच्चों को चुना गया है, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा। चयनित 80 युवाओं में से 30 को 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला में समारोह के दौरान नेताजी पर बोलने का अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी शाम को इन 80 प्रतिभागियों को अपने आवास पर आमंत्रित भी किया है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा
राष्ट्रीय नेताओं को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने की एक स्थापित प्रथा रही है, लेकिन इसमें कभी भी आम लोग शामिल नहीं होते थे। प्रधानमंत्री ने ऐसे कार्यक्रमों से आम जन को जोड़ने की पहल की। मोदी सरकार ने न सिर्फ इतिहास लिखने में जानबूझकर की गई गलती को सुधारने की कोशिश की है, बल्कि आजादी के इस महानायक के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। मोदी सरकार के ये भागीरथ प्रयास नेताजी के योगदान को इतिहास में दर्ज करने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में बनी सेलुलर जेल वैसे तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ आने वाले पर्यटकों को ये जेल देश की आज़ादी के लिए इन काल कोठरियों में बंद रहे स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और शौर्य की याद दिलाती है। देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ लोग इस जेल को देखने पहुँचते हैं। क्या प्रतिक्रिया रहती है यहाँ पहुँचने वाले लोगों की, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने इस जेल का जायजा लेते हुए। हम अंडमान की सेलुलर जेल में हैं, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। कुछ पर्यटक हैं यहाँ जो पहुँच रहे हैं, बात करते हैं उनसे। मैडम, आप बताइए क्यों आप ये देखने के लिए आए? हम लोग इसलिए देखने के आए कि हमारे जो राष्ट्र के जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कितना कुछ झेला। जो वीर सावरकर का हम लोग अभी अभी देख के आए, उन्हें कैसे रखा था, कैसे लोहे के उसमें हमने पूरी स्टोरी सुनी और सोच के हम लोग को इतना प्राउड फील होता है कि बाबा वो लोग ने इतना कुछ झेला और अनबिलीवेबल झेला, जब जाके हमको आज आज़ादी मिली। तो सैल्यूट आवर फ्रीडम फाइटर। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, तो ये एक है कि लोगों ने अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए इतना कुछ किया और फिर भी कोई कंप्लेन नहीं की। तो एक इंस्पायरिंग लगता है बहुत। आप क्या कहेंगे? मैं हिस्ट्री टीचर थी, खाली हिस्ट्री पढ़ाती थी, मगर बच्चों को ये दिखा नहीं पाती थी। मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि ये कैसा है, उन्होंने कैसे आत्मसमर्पण किया, देश के लिए कितना त्याग किया, ये सब देखना था। इसीलिए मैं सेल्युलर जेल देखने आई हूँ। किस तरह से जो भी पर्यटक यहाँ पर अंडमान में घूमने के लिए आ रहे हैं, वो सेल्युलर जेल जरूर देख रहे हैं, क्योंकि उनको जानने का यहाँ मौका मिल रहा है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इन जेलों के अंदर बंद रहे, किस तरह से उन्होंने जीवन काटा होगा, यहाँ पर आकर लोग समझ पा रहे हैं। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर से ही मौजूद है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आप सेलुलर जेल का मुआयना कर रहे थे, जहां वो पर्यटक थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो वहां पर कैद स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके अदम्य साहस और शौर्य को याद किया जाता है। आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कि कार्यक्रम जो है वो कुछ देर में शुरू होने वाला है। किस तरह की तैयारी है और पूरा जो माहौल है आज कहीं ना कहीं नेताजी के अथक प्रयास और योगदान को याद करने वाला दिन। बिल्कुल अंचल, आपने ठीक कहा। नेताजी की आज 126वीं जन्म जयंती है और उसका समारोह अंडमान के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय मैं अम्बेडकर पॉलिटेक्निक में मौजूद हूं, जहां पर इस सभागार के अंदर अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। यहाँ के जो अंडमान के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल डीके जोशी, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि कुछ देर बाद 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो 21 द्वीप हैं अंडमान के, उनका जो नामकरण करेंगे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 21 द्वीप हैं वो अब जाने जाएंगे और उसके लिए तमाम तैयारी पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर खास तौर पर परमवीर चक्र विजेताओं के जो परिवार हैं उनको बुलाया गया है। खुद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा जो भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री के लोग मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो मेडिकल के लोग हैं उनको भी यहाँ विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। मेरे कैमरा सहयोगी महेश शर्मा से कहूँगा कि वे दृश्य आपको दिखाएं जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचने आरंभ हो चुके हैं। इसके अलावा जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं जिनके नामों पर द्वीपों का नामकरण होगा, उनके
परिवार वालों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं अंडमान निकोबार के वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक अलग उत्साह का माहौल यहाँ पर है। शौर्य गौरव के नाम से आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ देर बाद नेताजी स्मारक की भी घोषणा करेंगे। इसके अलावा परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नामकरण होने जा रहा है, वो अब से कुछ देर बाद होगा, करीब 11 बजे होगा। यहाँ के मुख्य सचिव जो हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी जो हैं केशव चंद्रा, वो खुद यहाँ पर अपनी निगरानी में तमाम समारोह को देख रहे हैं और अब से कुछ देर बाद 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नामकरण करेंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर जो है ये अंबेडकर पॉलिटेक्निक सभागार है और यहाँ से नजदीक ही जो नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड भी है, क्योंकि जहाँ पर वो स्मारक की घोषणा की जानी है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा आंचल कि आप यहाँ देख सकते हैं जो परमवीर चक्र विजेता हैं, जो 21 परमवीर चक्र विजेताओं की बात की जा रही है जिनके नाम पर होगा, उनकी तमाम जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी यहाँ पे तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। चाहे नायब सूबेदार बाना सिंह हों, चाहे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो हों, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हों, चाहे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे हों, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव हों, राइफलमैन संजय कुमार, वो तमाम जो भी परमवीर चक्र विजेता हैं, जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, उनके परिवार को यहाँ पर विशेष रूप से बुलाया गया है, क्योंकि उनके नाम पर अब जो अभी तक गुमनाम यहाँ पर द्वीप थे अंडमान निकोबार के अंदर, उनका नामकरण किया जाएगा। साथ ही गिरीश, क्योंकि ये कहा जाता है कि कदम कदम बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लौटाया जाए। तो जिन परमवीर चक्र से सम्मानित आप इन रण बांकुरों का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी कौम पर अपने जीवन को लुटाया, मां भारती पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया, और इसी तरह का जज्बा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी था। बिल्कुल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, क्योंकि अंडमान का एक अहम रोल है। अहम रोल इसलिए है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे 1943 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, क्योंकि जापानियों से लेकर भारत के अंदर ये आज़ाद भारत का हिस्सा बना था अंडमान निकोबार। और यहाँ पर जो जिमखाना मैदान है उसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और आज उसी जिमखाना जो मैदान है उसका नाम बदलकर कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी स्टेडियम कर दिया था। और उसी नेताजी स्टेडियम के अंदर आज शाम को 5 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर ध्वजारोहण करेंगे। तो अपने आप में एक अलग पल है। आज नेताजी को जो पराक्रम दिवस है उसको किस तरह से मनाया जा रहा है, जन जन तक लोगों को पहुंचाया जा रहा है, नेताजी का जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है, तो अपने आप में ये आज का गौरव का दिन है। और लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरह से आंचल मैंने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह से पहले कभी सम्मान की बात नहीं होती थी। नेताजी के जगह जगह बोर्ड, बैनर, होर्डिंग, हर चौक पे अगर आप अंडमान में निकलेंगे तो हर चौक पे नेताजी के बोर्ड को लगाया गया है। बहुत अहम बात गिरीश आप कर रहे हैं, ध्वजों को लगाया गया है, झंडे देखे जा सकते हैं। आप बहुत अहम बात कर रहे हैं गिरीश की, किस तरह से जो आजादी के गुमनाम नायक हैं उन्हें पहचान दिलाना खाली हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक मैं कह सकती हूँ कि एक उदाहरण के रूप में कैसे राष्ट्र भावना को जगाया जाएगा, उस लिहाज से भी आज का दिन नेताजी को याद करने के लिए बहुत अहम। आप आगे भी इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। कि फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए गिरीश पोर्ट ब्लेयर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, पराक्रम दिवस पर सभी देशवासी भारत माता के एक महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी असाधारण साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व में लाखों लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। सभी भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, आज पराक्रम दिवस पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद भी करता हूं। हम भारत के लिए उनके विजन को साकार करने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अपनी अद्वितीय नेतृत्व
क्षमता से नेताजी ने लोगों को संगठित किया और आजाद हिंद फौज बनाकर आजादी के लिए सशस्त्र आंदोलन भी। उनके साहस और संघर्ष को पूरा देश नमन करता है। आज नेताजी की 126वीं जयंती पर उनका स्मरण कर देशवासियों को पराक्रम दिवस की बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया। रक्षा मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उन्हें स्मरण और नमन करता हूं। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे महानायक हैं जिन्होंने भारत माता को गुलामी से मुक्त कराने के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय दिया। भारत की भावी पीढ़ियां नेताजी से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। पापा ये सब? हाँ, ये चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो, उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वागीर को बनाने में लगा। आज वागीर की कमिश्निंग के मौके पर भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को कड़े निरीक्षण और ट्रायल से गुजारा गया। कलवारी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां पहले ही भारतीय नौसेना में कमीशन की जा चुकी हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा कि INS वागीर कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। वागीर एक दुर्जय हथियार पैकेज वाला सबमरीन है। उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स निर्माण में हमारे शिपयार्ड की जो विशेषज्ञता का एक ये शानदार प्रमाण भी है। आइए सुनते हैं। Wagir will be the 3rd submarine inducted into the Navy in a short span of 24 months, and this is no small achievement and underscores the coming of age of India's shipbuilding industry and the maturing of our defense ecosystem. The commissioning ceremony today is yet another reaffirmation of the synergy that exists between our organizations in our common goal of pursuing Atmanirbharta. थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में LAC का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने LAC पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। थल सेनाध्यक्ष को परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। वहीं थल सेनाध्यक्ष ने पैनी चौकसी बनाए रखने के लिए सैनिकों की सराहना की और सभी से उत्साह और समर्पण के साथ काम जारी रखने का आह्वान भी किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा और खेल शामिल हैं। PMRBP के हर पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज जवाहर सर्कल के पास EP में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई। इसी क्रम में कल प्रदेश कार्यालय में पद अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर उपस्थित रहे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शाम 5 बजे JP नड्डा समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वक्त हो चला है DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि उदय कीर्ति को तितली के अचानक गाँव से गायब हो जाने की बात का कारण बताता है। उधर सरपंच सुकेश मामा को सलाह देता है कि वो गांव से गायब हो जाए। मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। कीर्ति पर राज खुला तितली के जाने की वजह का। ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो गांव छोड़कर चली गई? वो दवाई बेहोशी की नहीं थी, जान लेने के लिए थी। क्या? जैसे तितली गायब हुई ना गांव से, तुम भी गायब हो जाओ। भागना सुकेश की फितरत में नहीं है। उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगली चाल मेरी। कौन सी चाल चलेगा? डराने आए हो क्या? तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि नंद बाबा बालकृष्ण और उनके मित्रों को दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति और उसका सत्य बताते हैं। बाबा। हाँ कान्हा, क्या हुआ पुत्र? अरे लला, तो देख नहीं रहा? तेरे बाबा किसी विशेष समस्या पर चर्चा करें। इस शिशु को हमारा आशीर्वाद समझकर स्वीकार कीजिए। ये तेजस्वी बालक हम तीनों त्रिदेवों का अंश है। जगत गुरु के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। इसका चिन्ह बनेगा। मैं यही मटका गाड़ देती हूँ। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। और अब बात करेंगे धारावाहिक लाल रेखा की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि भूमाफिया निर्मल बरसा मानसी के पिता से मिलने आता है और उनसे उनकी बहस हो जाती है। इधर मानसी अपने घर पर अपने पिता से शादी के बारे में अपनी राय जाहिर करती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठिए। कहिए सर, पलटन बाजार की जो जमीन और सरकार के साथ जो केस आपकी अदालत में चल रहा है, मैं उस जमीन का मालिक जीवन बरुआ हूं। आप लोगों को कोई डोनेशन वोनेशन चाहिए तो वो मिल जाएगा, और अगर इस एरिया से सीट मिल गई तो हमारा ख्याल तो रखेंगे ही आप। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, अगर ये भी मैं कहूं तो लोग क्या कहेंगे? तो क्या आपको आपके डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं? बात मेरे डैड की बिजनेस की नहीं है, बात है अपनी खुद की पहचान बनाने। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक लाल रेखा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे DD नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव शुचिता पर आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर पहला सम्मेलन दिसंबर 2021 में किया था। 2 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। सम्मेलन में अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, फिलीपींस और सूरीनाम सहित 17 देशों के 43 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से ही सबकी तबीयत बिगड़ी थी। प्रशासन का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। खबर राजस्थान से, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर सालासर मार्ग पर ट्रक और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद फतेहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगी। दिल्ली पुलिस ने परेड के सुचारू संचालन के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था की है। रिहर्सल परेड सुबह 10:30 बजे से विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने यातायात परामर्श में कहा है कि परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह का आवागमन नहीं होगा। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, लेकिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवेश और निकासी की अनुमति नहीं होगी। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग और वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर चर्चा की जाएगी। बैठक का थीम है रेज, जिसका अर्थ है जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, सतत और निष्पक्ष व्यापार। G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में 2 भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ पटकथा, लेखक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अनिक दत्ता निर्देशित फिल्म अपराजितों को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार मिला, जबकि केतकी नारायण को कृष्णेंदु कलेश निर्देशित फिल्म प्रपेडा हॉक मफिन में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। रविवार को यह महोत्सव संपन्न हो गया। पुरस्कार वितरण समारोह से पहले शिल्पकला अकादमी के कलाकारों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बांग्लादेश के पहाड़ी क्षेत्रों के पारंपरिक नृत्य का भी प्रदर्शन किया। वहीं नाओकी मायदा की निर्देशित फिल्म नकोडो मैच मेकर्स के लिए जापान के एकेई वतनबे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। DIFF में जूरी द्वारा ईरानी फिल्म बी मदरलेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। 9 दिनों तक चलने वाले फिल्म महोत्सव में 14 से 22 जनवरी के बीच 71 देशों की 252 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। समापन समारोह के दौरान बांग्लादेश संसद की डिप्टी स्पीकर मटिया चौधरी मुख्य अतिथि रही। वहां के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम भी इस अवसर पर DIFF का आयोजन करने वाली रेनबो फिल्म सोसाइटी के मुख्य संरक्षक के रूप में उपस्थित थे। राष्ट्रीय खबरों को। अमेरिका के लॉस एंजलिस में चीनी चंद्र नववर्ष की जश्न के दौरान गोलीबारी की घटना का संदिग्ध मृत पाया गया। दरअसल शनिवार को चीनी चंद्र नववर्ष के अवसर पर लॉस एंजलिस में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां फायरिंग हो गई, जिसमें कई लोगों को गोली लगी। फायरिंग में 10 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने इस घटना के एक संदिग्ध के लिए वांटेड का पोस्टर जारी किया था। खबर सोमालिया से, जहां की राजधानी मोगादिशु में रविवार को इस्लामी लड़ाकों ने एक बम विस्फोट किया। साथ ही एक सरकारी इमारत पर भी हमला बोला गया, जिसमें 6 नागरिकों की मौत हुई। पुलिस के अनुसार अल शबाब समूह के हमलावर दोपहर में मोगादिशु के मेयर के
कार्यालय वाले ब्लॉक में घुस गए, जहां सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने सभी हमलावरों को मार गिराया। इस घटना में 6 नागरिकों की भी मौत हुई है और कई लोग घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके को खाली करा लिया और वहां अब स्थिति शांत है। यूक्रेन में युद्ध शुरू हुए 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच लगातार कड़ा संघर्ष जारी है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सुरक्षा बल आने वाले समय में भीषण हमले को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। आने वाले बसंत में कड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक टैंक्स के साथ प्रिप्यत की खाली इमारतों में हमले का अभ्यास कर रहे हैं। बात बेल्जियम की, जहां के ब्रसेल्स में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर आए। इन प्रदर्शनकारियों ने बेल्जियम के सहायक कर्मी ओलिवियर वंदे कास्टले के ईरान में नजरबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया। ओलिवियर को जासूसी समेत कई अन्य आरोपों में 40 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बेल्जियम सरकार को इन आरोपों में कोई सच्चाई नजर नहीं आई, उसे फर्जी करार दिया। वहीं दूसरी ओर बेल्जियम की संवैधानिक अदालत अगले महीने ईरान के साथ बेल्जियम की कैदी विनियमन जो संधि है उसकी वैधता पर सुनवाई करेगी। बेल्जियम की मीडिया के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच एक कैदी की अदला बदली हो सकती है। इन कैदियों में ईरानी राजनयिक और ओलिवियर शामिल हैं। ईरानी राजनयिक को एक निर्वासित विपक्षी समूह के खिलाफ बम की साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया गया और 2021 में उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। बात करते हैं खेल की खबरों की और रुक करते हैं हॉकी का। FIH हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रॉसओवर मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के साथ भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया। रविवार रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थीं। उसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां न्यूजीलैंड ने 5-4 से जीत हासिल कर ली। भारतीय टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और कृष्ण पाठक ने पेनल्टी शूटआउट में कुल 4 बचाव किए। इसके बावजूद भी भारत को जीत हासिल नहीं हो पाई और अब क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला 24 जनवरी को गत चैंपियन बेल्जियम से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला 2-2 के अंतर से बराबरी पर रहा। रविवार को खेले गए इस मुकाबले में सीनियर टीम के साथ पदार्पण कर रही वैष्णवी ने 2 गोल कर भारत को ड्रॉ खेलने में मदद की। ये भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच था। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई भारतीय टीम को अब तक हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला टीम का 23 जनवरी को दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड से मुकाबला होगा। थाईलैंड के कुलनावुत विथिदर्शन और दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने इंडिया ओपन 2023 का खिताब जीत लिया। इससे पहले शीर्ष वरीयता प्राप्त विक्टर एकलसन ने भी सभी 6 पुरुष एकल मैच हारने वाले विथिदर्शन ने इंडिया ओपन में विक्टर को 22-20, 10-21, 21-12 से हराया। महिला एकल फाइनल में कोरिया की एन से यंग ने जापान की अकाने यामागुची को सिर्फ 1 घंटे में 15-21, 21-16, 21-12 से मात दी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं गुजरात। यहां गांधीनगर में बिजनेस G20 बैठक आज औपचारिक उद्घाटन होना है। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्रतिनिधि गरबा का लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी देखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।